हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंडल के नियम, जिसे आनुवंशिकता का नियम भी कहा जाता है। मेंडल ने 3 नियम दिया है, जिनमें से पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इस टॉपिक को भी, इस नियम को भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि जो कि मेंडल का तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसे पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। ये जो मेंडल का तीसरा नियम है आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इस नियम में, बच्चों को समझ में नहीं आता है यह मेंडल का तीसरा नियम। तो हम इतना सरल भाषा में पढ़ाने जा रहे हैं जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाएंगे और आपको यह जो नियम है याद हो जाएगा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखिए, फिर आप बताइएगा मुझे कि याद हुआ या नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि मेंडल का तीसरा नियम है। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, इस नियम के अनुसार जो जीव होते हैं, और आप जानते हैं जीव में अनेक लक्षण पाए जाते हैं, अनेक लक्षण पाए जाते हैं, और ये जो लक्षण होते हैं इनकी जो वंशागति होती है स्वतंत्र होती है। वंशागति कैसी होती है? लक्षणों की वंशागति, यानी कि जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति होती है। स्वतंत्र रूप से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। कोई भी लक्षण किसी लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं कि कोई भी, चाहे प्रभावी लक्षण हो या फिर अप्रभावी लक्षण हो, कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, रोकता नहीं है। प्रभावी लक्षण अप्रभावी के साथ या फिर अप्रभावी लक्षण प्रभावी के साथ वंशागति करता है। यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। थोड़ा डिटेल में देखिए। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। यानी कि आपको याद रखना है, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है इसे स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार, यानी कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, उस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक मतलब प्रभावी लक्षण स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, और एक का अप्रभावी कारक दूसरे के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई जीव है, यहाँ समझिएगा ध्यानपूर्वक, कि मान लीजिए कोई जीव ए है और यह कोई जीव बी है। तो मान लीजिए कि जो जीव ए है इसका कोई लक्षण है जो कि प्रभावी है, जो कि क्या है? प्रभावी है। ये जो जीव बी है इसका कोई लक्षण है, मान लीजिए वो अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी है। तो अगली पीढ़ी में ये जो लक्षण ए है, यानी कि मान लीजिए इस लक्षण का नाम एक्स है, इस और जो बी जीव है इसके लक्षण का नाम वाई है। तो जो लक्षण एक्स है यह वाई के साथ मिलकर अगली पीढ़ी में उत्पन्न हो सकता है। स्वतंत्र रूप से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। वाई एक्स के साथ मिल सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि प्रभावी के साथ मिल सकता है या प्रभावी अप्रभावी के साथ मिलकर अगली पीढ़ी में उत्पन्न हो सकता है। यानी कि कोई भी लक्षण चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी हो, किसी को प्रभावित नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार आप समझ लीजिए, आपको आगे हम चित्र के द्वारा समझा देंगे। समझिएगा ध्यानपूर्वक। जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है, इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक
स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, और एक का अप्रभावी कारक दूसरे के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की जो वंशागति होती है दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। कोई ए लक्षण है और ये कोई बी लक्षण है, ऐसा नहीं है कि ए लक्षण बी लक्षण को रोक देगा, ऐसा नहीं है। जो वंशागति होती है लक्षण की वो स्वतंत्र होती है। जैसे मेंडल ने जो उदाहरण लिया था उस उदाहरण के साथ समझिए। मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने कहा कि मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाला पौधा लिया। शुद्ध गोल एवं पीले बीज वाला इन्होंने पौधा लिया। किसने? मेंडल ने। और इन्होंने एक पौधा लिया जो कि शुद्ध झुर्रीदार बीज वाला था। शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा था। हरे बीज वाला पौधा था। यानी कि एक क्या था? एक था गोल पीला बीज वाला और एक था आपका झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा। इनके बीच मेंडल ने संकरण कराया। इनके बीच क्या कराया? संकरण कराया। तो जो अगली पीढ़ी मिली, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी मिली, प्रथम पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए वो पौधे उत्पन्न हुए, सभी पौधे गोले पीले बीज वाले उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए? गोल पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए। पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए। जैसे मान लीजिए ये जो शुद्ध गोल पीला बीज वाला पौधा है, इसका जीन प्रारूप मान लीजिए कैपिटल RR, ये हो गया गोल पौधा। कैपिटल YY मतलब पीला रंग। झुर्रीदार बीज स्मॉल RR मान लीजिए और हरा बीज स्मॉल YY मान लीजिए। तो इनके बीच संकरण कराया तो जो गोले पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए मेंडल को ना, वो क्या प्राप्त हुए? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। जब इनके बीच जो प्रथम पीढ़ी है, ये क्या है? यफोन पीढ़ी। जब इनके बीच संकरण कराया गया, इनके बीच जो यफोन पीढ़ी के पौधे हैं, इन पौधों के बीच में संकरण कराते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है। ये मतलब ढेर सारे पौधे उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? ढेर सारे पौधे उत्पन्न होते हैं। तो जो द्वितीय पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होता है, लक्षण प्रारूप अनुपात होता है स्वतंत्र अभिवन का, वह मेंडल के अनुसार उसका अनुपात 9:3:1 आता है। और जो जीन प्रारूप होता है, जीन प्रारूप अनुपात होता है वह 1:4:2:1 ये होता है। समझ में आया आपको? ये हो गया जीन प्रारूप अनुपात। यहाँ पर आप चित्र के द्वारा समझ लीजिए। यहाँ पर ये है आपका गोल पीला बीज, ये है आपका हरा झुर्रीदार बीज। इसके बीच संकरण कराया तो गोल बीज प्राप्त हुआ। फिर जो प्रथम पीढ़ी है यफोन पीढ़ी, इसके बीच में जो यफोन पीढ़ी के पौधे हैं उनके बीच संकरण कराया तो ये पौधे प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ शुद्ध गोल पीले बीज प्राप्त हुए, कुछ संकर गोल पीले बीज प्राप्त हुए, कुछ हरे झुर्रीदार बीज प्राप्त हुए, कुछ पीले झुर्रीदार बीज प्राप्त हुए। समझ रहे हैं? कुछ शुद्ध झुर्रीदार पीले बीज प्राप्त हुए। तो ये आपको अच्छे से ये वाला जो फ्लो चार्ट है इसे तैयार कर लेना है। इसे क्या कर लेना है? तैयार कर लेना है। मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ये जो पूरा है इस पूरे चीज़ को तैयार कर लेना है। और जो स्वतंत्र अभिवन का लक्षण प्रारूप है 9:3:1 इसे याद कर लेना है। जिन प्रारूप जो है इसे भी आपको याद रखना है। 1:2:2 4:1 2:1 2:1 ये भी आपको याद रखना है।
मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।